अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज कुछ डाउन ट्रेंड शो कर रहे हैं। हमने देखा मार्केट के अंदर ओवरऑल 25 बेसिस पॉइंट्स की जब खबर आई, मॉनेटरी पॉलिसी की आज अनाउंसमेंट थी और ये स्केड्यूल था और कहा जा रहा था कि माइनर सी प्रेडिक्शंस हैं कि 25 बिप्स बढ़ सकते हैं। तो यही हुआ आज के दिन 7.25% पे अब इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिविटी अभी भी प्रिवेल रहेगी और अभी भी इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक हैं कि मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें और खास कर बिजनेसेस फ्लरिश हों, क्योंकि 7.25 भी इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा कुछ हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इतना इम्पैक्ट नहीं देगा जितना कि पहले दिखाई दे रहा था 13.25 में, और काफ़ी अरसे बाद तकरीबन एक साल के गैप के बाद ये बढ़ा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अब काफ़ी हद तक एक स्टक और एक पॉज नज़र आएगा नेक्स्ट पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट पे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। क्या परफॉर्मेंस रही मार्केट की। ओपन हुई मार्केट 46,636.08 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 46,691.23, लोअर वाज 46,215.18 एंड फाइनली क्लोजर 46,528.21, यानी कि वेल अबव 46,500 साइकोलॉजिकल बैरियर। एंड डिक्लाइनिंग साइड देखा गया 107.87। टर्नओवर में करंटली 194.72 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन देखा गया है 192.52 मिलियन शेयर्स का। एंड वैल्यू काफ़ी ड्राई होती हुई दिखाई दे रही है आज के दिन 8.07 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। काफ़ी हद तक हम देख सकते हैं पेनी स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन आज भी इन्वेस्टर्स की सेलिंग साइड पे दिखाई दी है। 0.04 का डिक्लाइन देखा गया। टेलीकार्ड पे 22.01 पे क्लोजर रहा। 19.85 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। WTL सेकंड स्कॉट पे 0.06 का डिक्लाइन। 3.19 पे क्लोजर। 13.36 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली बाइको पेट्रोलियम 0.13 का डिक्लाइन। 8.80 पे क्लोजर। 11.30 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं एक नेगेटिविटी पेनी स्टॉक्स में भी देखी जा रही है, लेकिन हम इसे कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन प्रोसेस भी होता है और कुछ करेक्शन मोड भी होता है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस भी दिखाई दे रहा है। ये कितना न्यू है और इसे कैसे वेलकम किया जा रहा है, आज के दिन हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फयाज इलियास साहब, आप चेयरमैन हैं अबाद के। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम, थैंक यू सो वेरी मच नताशा। फयाज, सबसे पहले ये बताइए कि आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे। मैंने देखा था जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये बता रहे थे कि डिजिटलाइजेशन होगी और अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। कितना इम्पॉर्टेंट था और ये कितनी नीड ऑफ द आवर है? मैं समझता हूँ कि ये डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस था ये बड़े एक अरसे से जो है इन पेंडिंग का शिकार था और एट प्रेजेंट जो है इस पे काम किया जा रहा है और पिछले कई अरसे से इस पे काम हो रहा है। हमारी टाइम टू टाइम जैसे वो मीटिंग्स हमारी होती हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ ऑन जूम या प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उसमें इस पे हम टाइम डेलिब्रेशंस भी होती रही हैं। अच्छा। और इस पे काम होता जा रहा था। अभी भी पूरे पाकिस्तान का कैथेड्रल सर्वे जो है इन प्रोसेस है और बहुत सारे आपके ऐसे जो बड़े सूबे हैं उनके बड़े शहरों का जो है वो सर्वे ऑलमोस्ट समझ लें फाइनल स्टेजेस पे है। जैसा कि तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले जो इस्लामाबाद में हमें इनवाइट किया गया, जिसमें इस्लामाबाद का जो कैथेड्रल सर्वे थ्रू सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो किया जा रहा है उसकी जो है इनोग्रेशन मुकम्मल करने होने के बाद जो है इसका इनोग्रेशन था, जिससे हम समझते हैं कि इसका पर्पस जो है वो लैंड्स जो हैं, चाहे वो सरकारी ज़मीनें हैं या वो प्राइवेट लैंड्स हैं, उन तमाम लैंड्स का पूरी तरीके से एक सर्वे होना है जो कि सारा डिजिटलाइज हो जाए ताकि वंस एंड ऑल ये लैंड सारी आइडेंटिफाई हो जाए। ताकि आप देखते हैं कि करप्शन का जो एक एलिमेंट जो नज़र आ रहा होता है, बाज़ वक़्त हम सुनते हैं कि इन ज़मीनों पे कब्ज़ा हो गया या सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े हो जाते हैं, वो तमाम चीज़ें आपकी जो है मुकम्मल तौर पर इनका खात्मा हो जाएगा। और एज अ इंडिविजुअल या जो गवर्नमेंट की अपनी लैंड्स हैं पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट ज़बरदस्त काम वो कर रहे हैं और ड्यूरिंग कोविड-19 जो लीडरशिप, जो विज़न, जो कमिटमेंट इन्होंने दिखाई है वो यकीनी तौर पर काबिल तहसीन है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने पता किया एक दिन, तो मुझे पता लगा कि जिना हॉस्पिटल में कोई 20-22 हज़ार लोग जो हैं एक दिन वहाँ पर आए हैं। पैनिक था, लोग
परेशान थे, कोरोना का उस वक़्त आगाज़ था, तो मैंने सोचा कि अगर टेली मेडिसिन सेंटर अगर हमने कायम ना किए तो हॉस्पिटल हमारे ओवर बर्डन हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, तो क्यों ना हम यहाँ पर अपना जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनकी मदद से हम टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन कायम करें। तो मैंने UHS के वाइस चांसलर हमारे जावेद अकरम साहब को टेलीफ़ोन किया और वो तशरीफ़ लाए, हम दोनों ने डिस्कशन की और आप हैरान होंगे कि सब कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमने पहला टेली मेडिसिन सेंटर जो है वो यहाँ पर माशाल्लाह खोल दिया। उसके बाद फिर हमारे लिए मसला ये था कि हमारी बहनें और बेटियाँ जब फ़ोन करती थीं तो दूसरी तरफ मेल डॉक्टर्स होते थे, तो फिर हमने वुमेन जो है पिंक हेल्पलाइन कायम की, जिसमें लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो अटेंड करती थी हमारी ख़वातीन को। तो उसके बाद फिर एक और मसला जो सबसे अहम मसला पेश आया कि लोग डिप्रेशन में चले गए, किसी का जॉब चला गया, किसी को घर जाके बैठना पड़ गया, तो उनके लिए जो है मेंटल डिप्रेशन हो गया। तो फिर असगर जैदी साहब जो कि हमारे वाइस चांसलर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के, तो उन्होंने विद इन डेज़ वहाँ पर एक मेंटल हेल्पलाइन कायम कर दी ताकि जो लोग जहनी तनाव का शिकार हैं उनको भी मदद जो है वो की जा सके। फिर ऑनलाइन एजुकेशन, बहुत बड़े चैलेंजेस, ये कोई मामूली क्राइसिस नहीं था, बहुत बड़ा क्राइसिस था और जिस तरीके से इन्होंने हल किया वो वाकई काबिल तहसीन है। और यहाँ पर खालिद मसूद गोंदल साहब भी मौजूद हैं, तो इन्होंने जो यहाँ पर टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन कायम की, तो आप यकीन माने कि इनको टेलीफोन कॉल्स पूरी दुनिया से आती हैं, अभी भी आती हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन के, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बेहतर हैं। और अब भी बाहर के मुल्कों को फ़ोन जो है वहाँ पर आते हैं। अगर आप विज़िट करें, अगर मौका मिले, तो आप हैरान होंगे कि किस तरीके से एक्सीलेंट सर्विस जो है हम टेली मेडिसिन सेंटर के ज़रिए जो है वो परफॉर्म जो है वो कर रहे हैं। मुझे इस बात की दिली खुशी है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे अदारे भी हैं जो तालीमी मकासद की तकमील के लिए हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। अदारा फ़रोग़ तालीम भी एक ऐसा अदारा है। अदारा फ़रोग़ तालीम पंजाब के चेयरमैन तैयब विर्क साहब ने पंजाब की सतह पर इल्म व अदब के फ़रोग़ के लिए मिसाली किरदार अदा किया है और तालीम हासिल करने वालों, तालीम की तरवीज में नुमायाँ किरदार अदा करने वालों और तालीम फैलाने वालों की हौसला अफजाई की है। तालीम को आम करना एक बड़ी काविश व कोशिश है। तालीम फैलती है तो इल्म की रोशनी से जहालत के अंधेरे छटते हैं। हमारी हुकूमत इस वक्त जहालत और गुर्बत से जंग कर रही है। गुर्बत हमेशा जहालत की कोख से जन्म लेती है। जहालत से निजात दरअसल गुर्बत से निजात है। जहालत दूर करने का एक ही ज़रिया है और वो है हसूल इल्म। और मैं आपको ये बात भी कहना चाहता हूँ, अगर इस मुल्क में हमें कोई होप नज़र आती है, अगर कोई लाइट एंड ऑफ द टनल नज़र आती है, तो वो हमारे नौजवान हैं या तालीम। तालीम के ज़रिए ही लोग जो हैं उन्होंने अपनी मंजिलें जो हैं तय की हैं और ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल की। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि पाकिस्तान में आला अज़हान की कोई कमी नहीं। पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है। ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ इस अमर की है कि आला तालीम याफ्ता लोगों की कदर किया जाए, उन्हें मेरिट पे लाया जाए और पढ़े लिखे लोगों को ज़ाय ना किया जाए। मैंने अपने दौर में यूनिवर्सिटियों में तकर्रुर के मामले में हमेशा मेरिट की पासदारी की है। और मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं चांसलर बना था इस दफ़ा, तो उस वक़्त यूनिवर्सिटीज़ के सबसे बड़ा जो इशू जो था कि 1 दर्जन के करीब यूनिवर्सिटियों में एक्टिंग वाइस चांसलर जो थे टेम्परेरी लगे हुए थे। और उसके बाद फिर नीचे भी सारा कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, रजिस्ट्रार है, ट्रेजरर है, वो भी टेम्परेरी लगे हुए थे। तो मेरा पहली कोशिश ये थी कि हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ में परमानेंट जो है वाइस चांसलर लगाएं और फिर परमानेंट स्टाफ भी लगाएं। लोग 8 साल से 10 साल से ढाक बेसिस पे
कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि किसी के साथ इससे ज़्यादा बेइंसाफ़ी क्या हो सकती है कि वो साल काम करे, 10 साल काम करे और उसको पता नहीं हो कि किस वक्त मुझे वाइस चांसलर की चिट्ठी आ जानी है और मैंने घर चले जाना है। तो मैंने वाइस चांसलर को भी कहा कि जैसे भी मुमकिन है कोशिश करें कि जो लोग 10 साल से बेचारे 5 साल से काम करें उनको फैसिलिटेट करें। उनमें बहुत सी मुश्किलात थी, जुडिशरी ये वो, मैंने कहा उनको ओवरकम करें। अगर कोई मुसीबत आएगी तो मैं अपने सर ले लूँगा, अगर गरीबों की मदद करते हुए कोई मुसीबत आती है तो मुझे वो मुसीबत अपने गले में लेने में कभी आर जो है वो महसूस नहीं। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इदारा फ़रोग़ तालीम की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका अपने खिताब में कहना है कि टेली मेडिसिन हेल्पलाइन का क़याम, पिंक हेल्पलाइन का क़याम, मेंटल हेल्पलाइन का क़याम कोरोना के दौरान अमल में लाए गए हैं और ये एक शानदार कारनामा है और ये बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी हुकूमत को गुर्बत और जहालत से जंग लड़ना पड़ रही है और जहालत का ख़ात्मा तालीम के फ़रोग़ से ही मुमकिन है। हमारे जवान हमारी उम्मीद हैं। PTV न्यूज़ से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ही एक्सक्लूसिव डिस्कशन चल रही है और लैंड के हवाले से चल रही है जो कि बायर की सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। सर प्लीज़ कैरी ऑन। जो बायर की सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से हम बात कर रहे थे, जो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी समटाइम्स यहाँ पर लैंड ख़रीदते हैं तो यहाँ पर इशूज़ हो जाते हैं डबल फाइल के हवाले से या कब्ज़ा के हवाले से, तो ये प्लीज़ बताइए। देखिए नताशा, इसमें दो एलिमेंट है। एक एलिमेंट तो वो है कि जो डेवलपर जो है वो लैंड बाई करता है फ्रॉम द मार्केट, ओपन मार्केट एज अ बोनाफाइड परचेजर। आबाद के मेंबर्स या डेवलपर्स बिल्डर्स का कहीं पे कहीं जगह ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि उन्होंने कोई ज़मीन अलॉटमेंट करानी है कोई ऐसी, वो सारा जो है ओपन मार्केट से बाई किया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, जिसकी वेरिफिकेशन और पब्लिकेशन के बाद तमाम इदारों से करने के बाद वो स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं और पब्लिकली ऑफ़र की जाती हैं। जैसे कि आप जो अगर देखें हमारे डेवलपर्स के भी हमारे बहुत सारे मसाइल हैं कि वो ओपन मार्केट से सारी वेरिफिकेशन होने के बाद चंक ऑफ लैंड परचेज करते हैं, उस पर मास्टर प्लान और अप्रूवल्स लेने के बाद उस पर स्कीम जब थर्ड पार्टी या इंडिविजुअल्स को ऑफर की जाती है पब्लिकली, तो वहाँ पे हमें भी मसाइल बड़े फेस करने पड़ते हैं कि कुछ जो ये डिजिटलाइजेशन का मसला है, ये भी उसी का पार्ट है कि जो वंस आपकी डिजिटलाइजेशन होने के बाद जो एक ओनर है, वो मालिक है, उसके नाम पे जब ज़मीन एक आपकी रिकॉर्ड में आ गई तो दूसरी जो है वो ज़मीन या दूसरे बार किसी और को अलॉटमेंट ना की जाए, कोई जाली कागजात उसके ऊपर ना बना दिए जाएं। तो इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अब जैसे आपका सवाल था कि थर्ड पार्टी या ओवरसीज़ कैसे सिक्योर किया जाए, तो उसके लिए देखिए प्राइवेट जो स्कीम्स हैं उसमें तो ये कहीं पे कोई इस तरह के मसाइल नहीं नज़र आते हमें। कहीं पे कोई अगर ऐसे इश्यूज़ हैं तो हम आबाद के प्लेटफॉर्म से इसको हम रिजॉल्व भी करते हैं। अदरवाइज जितने आबाद के डेवलपर्स हैं या बिल्डर्स जिन्होंने आज स्कीम्स बनाई हैं, वो बाकायदा गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, वो गेटेड स्कीम्स हैं जहां तमाम इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जिम्मेदारी है वो डेवलपर्स के अपने ज़िम्मे है। वहाँ पे टाइमली जब स्कीम्स कंप्लीट हो जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद वो हैंड ओवर की जाती हैं, जहाँ लोग अपने घर भी बनाते हैं। आज पूरे कराची शहर में अगर आप देखें तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो यही लोग बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जिन्होंने आज कराची को आबाद किया हुआ है। अदरवाइज तो आपकी कच्ची आबादियों का आप एलिमेंट देखें, आज 50% से ज़ायद जो कच्ची आबादियाँ कराची में हैं जिनको हम समझते हैं रिस्टोरेशन की ज़रूरत है। बट अगेन आप वाला जो मैटर कि ये जो हमारे ओवरसीज़ बायर हैं वो हमारा असासा हैं, हमारे एसेट्स हैं, वहाँ से उनसे हमें आपको फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस यहाँ पे आता है जिसमें एक बहुत बड़ा इनका भी एक पार्टिसिपेशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। तो हम हमेशा उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं और कहीं पे अगर ये मसाइल आते हैं तो आबाद के प्लेटफॉर्म से उन मसाइल को हल भी किया जाता है। राइट जी सर, ये तो हुई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बात, और वो जो अभी रेजिडेंट्स हैं पाकिस्तानी के, उनके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम होती है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि डबल फाइल बन जाती है या फिर एक कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे एकर्स में उनकी एंसेस्ट्रल जो है वो ज़मीन होती है और फिर उसके बाद जब वो उसे बनाने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए बेचने के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि नहीं, वहाँ पे तो कुछ लोग वहाँ पर आबाद हो गए हैं और उनको उनके बदले कुछ चाहिए, अदरवाइज़ वो नहीं जाएंगे। उसका क्या किया जाए? देखिए ये मुश्किलात अगर हैं तो वो उन एरियाज़ में हैं जहाँ पे
जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जिम्मेदारी है, जो मौजूदा हम अगर किसी भी सूबे की या शहर की हम बात करें, तो जो वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है, जैसे हम अगर आज बात करें कराची में, तो नॉर्दर्न बाईपास पे हमारी माजी में बहुत सारी स्कीम्स बनी हैं। हमारे डेवलपर्स ने उन स्कीम्स को इंटरनल डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, बट बड़े अफसोस से कि पिछले 15-17 साल में वहाँ एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर की आज अवेलेबिलिटी नहीं है। जब तक एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं हो सकेगा या नहीं दिया जाएगा, तो वो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सारा वेस्ट हो जाता है। अब वक्त के साथ साथ ऐसा होता है कि वहाँ ज़मीनों की कीमतें जैसे बढ़ती हैं, कुछ एक्सटर्नल ऐसे माफियाज हैं जो हमारे डेवलपर्स और बिल्डर की ज़मीनों पे भी कब्जे करते हैं, जिनको रोकने के लिए हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी हेल्प लेनी पड़ती है कि उस जो ये माफियाज हैं, जो लैंड ग्रैबर्स हैं, उनसे हमें बचाया जाए, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो कि जिसमें हमारे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को भी नुकसान पहुंचे, और ख़ास तौर पे वो हमारे एसेट, वो हमारे असासा, वो जो हमारे बायर होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, इनकी भी ज़मीनों को या उनको भी नुकसान ना पहुंचे। जहाँ तक देखिए डबलिंग की बात है, डबल फाइल्स बनना, ऐसा कहीं पे इस किस्म का एलिमेंट नहीं होता। मे बी इट मे हैपन लाइक किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत तो ये हो सकता है कि बाय मिस्टेक अगर ये हो गई, अदरवाइज ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। और इस किस्म का हमारा जिस तरह से हमारे ओवरसीज बायर हैं, हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ साथ हमारे जो लोकली हमारे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट्स जो करते हैं लोग अपने घर बनाने के लिए, अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिहाज से कि हम आज एक प्लॉट लें एक स्कीम में, और हमारी जो आने वाली जो जनरेशन हो उनके लिए वो, ताकि वो एक्सपेंशन हो, घर बना सकें, तो हम उसको फुली सेफगार्ड करते हैं, उनको सिक्योर करते हैं। और हद्दुल इम्कान हमारी जो स्कीम्स जब डेवलप होती है तो हम डिलीवर भी करते हैं उनको। कहीं कोई ऐसे इश्यूज हैं तो आबाद का प्लेटफॉर्म है, हमें बताया जाए, हम उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बैठे हैं इसमें। राइट, कोशिश करते हैं कि तमाम चीज़ें सही तरीके से हैंडल हो जाए। सर, इसके साथ साथ कच्ची आबादी का आपने जिक्र किया, तो मैं चाहूँगी कि उसके ऊपर आ जाऊँ, फिर डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी जाऊँगी। कच्ची आबादी का वजूद बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कराची जैसे शहर के अंदर भी। तो एक्चुअली इसका जो एक हम कहेंगे इसकी जो इसका जो वजूद है एक्चुअली, वो कोई भी पेपर के अंदर मौजूद है क्या? इसकी कोई कागज़ या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसकी बिना पर ये सेल और बाय की जाए, या फिर ये जस्ट ये है कि जहाँ पे जो रह रहा है वो रह रहा है और फिर उसके बाद जब खाली करवा दिया जाएगा तो वो देखिए कच्ची आबादियों का जिस तरह से फैलाव पूरे कराची में है, आज 50% से ज़ायद जो है वो कराची जो है वो मुश्तमिल है कच्ची आबादियों पे, जहाँ पर अनएड्रेस्ड लोग, अनएड्रेस किस्म की जो है वहाँ पे रिहाइश है, वहाँ पे वो कोई आइडेंटिफाइड नहीं है, बिल्कुल अनप्लान्ड तरीके से वो कच्ची आबादियाँ फैलती गई हैं और आज भी मज़ीद फैलती चली जा रही हैं। तो आज अगर हम शहर में देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग अनएड्रेस्ड हैं, या शहर में अगर क्राइम है या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, वो उन अनएड्रेस्ड एरियाज से ही निकल के लोग आते हैं जो ये एक्टिविटीज़ में होती हैं। नाउ इट्स अ हाई टाइम, हम समझते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है या उनके तहत जो कच्ची आबादी की भी मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ के, जिसके तहत मैं समझता हूँ उस मिनिस्ट्री का जो काम है कि ये कच्ची आबादियों को मजीद फैलने से रोका जाए, और जो कच्ची आबादियाँ मौजूदा हैं इनको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, इनको दोबारा से रिस्टोर करने की ज़रूरत है। जो लोग वहाँ पे आबाद हैं उन लोगों को वो लाइफ वो सहूलियात दिए जाएं, जिनकी जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं, जो लोग रहते हैं, कि वो भी एजुकेशंस मिले उनको हेल्प मिले, और उन तमाम जो एरियाज़ हैं, चाहे वो लोअर एरियाज़ में हैं या मेन स्ट्रीम जो एरियाज़ हैं, अगर आप देखें PNT कॉलोनी देखें या दिल्ली कॉलोनी की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे कच्ची आबादी, वो सारे प्राइम एरिया हैं कि जहाँ पे इन कच्ची आबादियों को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आप अगर उन लोगों से कहें कि उनको वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, वो 30, 40, 50 साल से वो आबादियाँ हैं, वो कहीं नहीं जाना चाह रहे, तो आप उनको एक उन्हीं एरियाज़ का पूरा एक मास्टर प्लान बनाएं, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करें, और जो हॉरिजॉन्टली जो लैंड अवेलेबल है उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, चाहे वो पंजाब हो, चाहे KP हो, या कोई भी सूबा सिंध हो, इनको ज़रूरत है इसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत। जैसे कि हम हमारे पड़ोसी ममालिक में देखते हैं, वहाँ पे भी कच्ची आबादियाँ या इस तरीके के मसाइल बहुत सारे थे। इन्होंने एक प्रॉपर प्लान के तहत उन कच्ची आबादियों को ट्रांसफॉर्म किया, और वहाँ वर्टिकल कंस्ट्रक्शन में जो वो लोग रहने वाले थे उनको वहीं पे आबाद किया।
और रेस्ट ऑफ द लैंड थी उनको इन्होंने यूटिलाइज किया प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेटली, ताकि जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बना के दिया जा सके, उनको वहाँ पे हेल्प दी जा सके, उनकी एजुकेशन को इंश्योर किया जा सके, इनको ग्रीन एरियाज वहाँ दिए जा सकें, ताकि ये जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनको भी उनकी ज़िंदगी इनको देने की ज़रूरत है। इनके बच्चों को हम समझते हैं तालीम देने की ज़रूरत है, हेल्थ के मसाइल है वो इनके एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ये इस प्लेटफॉर्म, इस प्लान के तहत हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी ये माजी में प्लान दिया हुआ है, लोकल गवर्नमेंट से भी हमारी बात हुई है। क्वेश्चन इज कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से किस तरीके की अभी बातचीत हो रही है जिस पे ये प्लान्स दिए जा रहे हैं जो कि इन कच्ची आबादी की सिचुएशन को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं? देखिए, हमने तो ये जो आपसे प्लान डिस्कस हुआ, हमने तो इस प्लान के मुताबिक इस पे काम डिस्कस किया है, बट बीच में एक बहुत बड़ा गैप है हमारा इस वक्त। बहुत अर्से पहले ये प्लान हमारा डिस्कस हुआ था, बट आज हम समझते हैं कि नाउ इट्स अ हाई टाइम हम इस सिलसिले में ख़ास तौर पे जो सूबा सिंध हमारा है, इसकी मौजूदा जो पॉलिटिकल जो क़यादत है, इसमें जो है चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, और जो पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी हम इनसे इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कच्ची आबादियों को रिस्टोर किए जाए। एग्जैक्टली आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। और अगर हम औरंगी टाउन, जैसे आपने दूसरी सोसाइटीज़ का बताया, तो मैं औरंगी टाउन की एग्जांपल दूंगी। 30% ऑफ कराची का एरिया वहाँ पर आबाद है, लेकिन वो कच्ची आबादी है और उसके लिए अब तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि वो पक्की आबादी में कन्वर्ट किया जा सके, या परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं निकला उसका। तो ऐसा क्यों है? ये सारे मसाइल जब तक हल नहीं हो सकते जब तक आप कराची का एक बाकायदा मास्टर प्लान नहीं देंगे कराची को। आज अगर हम देखते हैं मास्टर प्लान 2020 ज़रूर आया, लेकिन उस पर ना वो नोटिफाई हो सका, ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकी, तो एग्जीक्यूशन इज़ द लेटर बहुत बात की बात है। आज भी अगर हम बात करें मास्टर प्लान 2047 की बात हो रही है, लेकिन उस मास्टर प्लान को भी मुकम्मल होने में अभी बहुत अरसा दरकार है। इसमें अभी तकरीबन कोई साल, 1.5-2 साल अभी और होने। तो इन द मीन टाइम तो और मजीद ये शहर फैलता जाएगा, हैपोजिट वे में अनप्लान फैलता जाएगा। और जब वो मास्टर प्लान आएगा तो उसमें मजीद और चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो ज़रूरत इस वक्त की है कि जो मास्टर प्लान 2020 जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन फौरी तौर पे उसके तहत शहर में बाकायदा प्लानिंग के तहत काम होना चाहिए। नए शहर आबाद करने की ज़रूरत है आपको। जिस तरह से आज कच्ची आबादियाँ, जैसे आपने औरंगी टाउन का जिक्र किया, क्यों उस पूरी एरिया को मास्टर प्लान नहीं किया जाता, या इसके अलावा कोरंगी की जो कच्ची आबादियाँ या मुख्तलिफ और कच्ची आबादियाँ शहर पूरे में हैं, उनको फौरी तौर पे उस पे प्लान किया जाए और उसमें लोगों को रीडेवलप इन एरियाज को करने की जरूरत है। जब कोई न्यू आबादी देख रहे होते हैं आप लोग के कच्ची आबादी यहाँ पे भाई आहिस्ता आहिस्ता करके आबादी बढ़ रही है, क्योंकि ये कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जादू की चढ़ी घुमाई और रातों रात कोई आबादी हो गई। ये तो होता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके आबादी होती है। आप देख रहे होते हैं कि चाइना कटिंग है या डिफरेंट कोई कच्ची आबादी हो रही है, तो वहाँ पे गैस कनेक्शंस भी आ जाते हैं, बिजली भी आ जाती है। तो कैसे ये कनेक्शंस फौरी तौर पे मुहैया कर दिए जाते हैं? इन पे क्यों कोई क्रैकडाउन नहीं होता? देखिए, ये सारी एक्सरसाइज कोई आज एक दिन की तो ये है नहीं। ये पिछले कई सालों ने, कई दिहाइयों से ये मामला चल रहे हैं। ये कराची शहर पहले एक मतलब था, आपका ये जो कायदे-ए-आज़म की जो मज़ार है वहाँ तक, जमशेद रोड और उन एरियाज तक मखसूस था। वक्त के साथ साथ ये शहर फैलता गया, नए शहर बने। केडीए का जो एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल था, जो केडीए ने, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि पूरे शहर में स्कीम्स ये दी जाती थी। आज केडीए का जो है डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पे इस वक्त वहाँ इस किस्म की कोई डेवलपमेंट स्कीम्स जो है या डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई स्कीम्स नहीं आ रही। और माजी में जो अगर स्कीम 45 जो लास्ट इन्होंने दिया, उसमें भी आज वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर या उसको डेवलप नहीं किया गया। हम समझते हैं कि जिस तरह से केडीए माजी में काम करता रहा है कराची के हवाले से, या हमारे मास्टर प्लान डिपार्टमेंट जिस तरह से काम करते रहे, दोबारा उनको फाल करने की ज़रूरत है, बड़े स्ट्रांगली ज़रूरत है। अदरवाइज जिस तरह से कराची का फैलाव हो रहा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से ये शहर पूरा कच्ची आबादियों की नज़र हो जाएगा। अदरवाइज यही मसाइल फिर रहेंगे हमारे कि कहीं पे ये कब्जे हो रहे हैं, और वो जगहें जो लीगल तरीके से प्रोजेक्ट्स बनते हैं, पता चलता है वहाँ यूटिलिटीज़ नहीं मिलती, और उन जगहों पे जो कच्ची आबादी है वहाँ तमाम किस्म की यूटिलिटीज़ भी मुहैया की जाती हैं। तो इट्स अ वेरी हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। हम रिक्वेस्ट यही मौजूदा गवर्नमेंट से करेंगे कि मास्टर प्लान को फाइनलाइज किया जाए। पॉपुलेशन सर बढ़ती जाएगी, उतना ही हम देख रहे हैं कि पानी के इश्यूज और डिफरेंट बिजली के इश्यूज बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पानी के इश्यूज की बात कर लेते हैं, पहले बारिश की बात कर लेते हैं, उसके बाद पानी की बात करेंगे। तो बारिश के होने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की खस्ता हाली होने का जो एक कराची शक्ल पेश करता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग है। लेकिन अगर हम बात करें पानी के इश्यूज़ की, तो गर्मी के अंदर पानी
नहीं आ रहा होता, और यही कच्ची आबादी की वजह से कि अगर इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन होती जाएगी इस कराची सिटी की तो क्या होगा फिर? देखिए, ज़रूरत है एक बड़ी अच्छी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। जो Right. एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा सिस्टम है उसमें कहीं पे ये जो अगर कमज़ोरियां हैं, वीकनेस है, वहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से उस पर काम करने की ज़रूरत है। पानी हमारे पास हमारे सिस्टम में बेशक उसमें आज कम आ रहा है। K3 और K4 के ऊपर आज हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि K4 पे जो है काम हो रहा है। काम हम समझते हैं आज वो काम मुकम्मल हो जाना चाहिए था और ये K4 को ऑपरेशनल हो जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी उसकी जो है वर्किंग उस तरह से नहीं हो सकी है। जो पानी हम कराची में आ रहा है उस पानी की भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हमारा 30 to 35% हमारा जो पूरा सिस्टम नेटवर्क जो पानी का है उसमें वो पुराना सिस्टम डला हुआ है, जिसके तहत ये सारी लीकेजेस में और लाइन लॉसेस और ये सारे लॉसेस एक तो उस तरफ चले जाते हैं। दूसरा हमारा जो ये टैंकर माफिया जो हम देखते हैं कि पूरे कराची में लाइन में पानी आपको नहीं मिल रहा, लेकिन टैंकर के थ्रू आपको पानी शहर के पूरे कोने में हर जगह पहुंचाया पहुंच जाता है। चाहे वो आप कोरंगी या औरंगी की बात करें, सुरजानी की बात करें, चाहे वो DHE की बात करें, हर एरिया में आपको टैंकर्स नजर आएंगे। ये भी हम समझते हैं कि बहुत एक बड़ी हमारे लिए मुश्किल का शिकार है। और अगर देखें इसके पीछे जो माफिया मुलव्वस हैं उनको आइडेंटिफाई करें। हमारी अपनी सर्वे नहीं, ये हमारे बैरूनी हमारे जो अल जजीरा की अपनी रिपोर्ट है कि ये जो है तकरीबन $0.5 बिलियन की जो है ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। ये रिपोर्ट आज से तकरीबन 3 साल पहले की है। आज अगर देखें तो इसमें जितना बड़ा ये माफिया इन्वॉल्व है, इनको ख़त्म होना चाहिए। लोगों को पानी बाकायदा नेटवर्क उसके थ्रू मिलना चाहिए और बैक से जो पानी जो आना है K4 को फौरी तौर पे जल्द से जल्द इसको मुकम्मल किया जाए, ताकि कराची शहर दुनिया के बड़े शहरों में जिसका शुमार है, इसकी रौनकें बहाल हों। यहाँ लोग जो यहाँ की जो लोकल जनरेशन या ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, हमारे दूसरे सूबों से जो यहाँ पे इन्फ्लक्स हो रहा है, जो यहाँ से बढ़ रहा है, तो दिन ब दिन ये बर्डन बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारे पास कोई बाकायदा प्लान नहीं है कि हम उसको कैसे एकोमोडेट करें, किस तरह से इसको एब्जॉर्ब किया जाए उस पॉपुलेशन को। इसके लिए ज़रूरत ये है कि कराची जैसे शहर है जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हैदराबाद के बाद हम देखते हैं आगे हमें जो दूसरे छोटे हमारे शहर हैं वहाँ ज़रूरत है लोगों को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए। वहाँ आप लोगों को बिजनेस कम्युनिटी के लिए आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, इंडस्ट्रीज़ लगाएं, ताकि उन शहरों में जो लोग रहने वाले उनको वहीं पे जॉब्स मिलें। डिफरेंसेस एंड डिसबैलेंसिंग बिटवीन शहर टू शहर जो हमारी है उनको बैलेंस होने की ज़रूरत है। वहाँ पे उनको एजुकेशन दी जाए, वहीं पे उन शहरों में उनको हेल्थ के भी प्रोविजंस मौजूद हों, उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो आपके ये बर्डन जो शहर में पड़ते हैं बड़े शहरों में, वो बर्डन आपके मिनिमाइज हो जाएंगे और लोग अपनी एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। एग्जैक्टली कराची जैसे बड़े शहर के अंदर ये बेसिक नेसेसिटीज़ की कमी होना या फिर कहेंगे लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर हम बात करें यहाँ पे कच्ची आबादी या डिफरेंट मसाइल की, तो मसाइल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है, नहीं एक पेज पे है। ये तमाम चीज़ें पब्लिक के लिए जो है वो जो चीज़ सही है वो ज़्यादातर होनी चाहिए, बल्कि पब्लिक के मफाद में जो चीज़ जा रही है या फिर पाकिस्तान के मवाद में जो चीज़ जा रही है तो वो बेहतरी की तरफ आना चाहिए, ना कि अपने लिए या अपनी पार्टी के लिए कोई भी जो है वो चीज़ें बेहतर की तरफ करे। फयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। सर, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के बारे में बात हो रही है। अगर कराची जैसे शहर की बात हो रही है तो मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि सिंध प्रोविंस क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, आबाद इसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है? देखिए, आबाद का रोल तो डे 1 से जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इस वक्त जो गवर्नमेंट के साथ हमारा रहा है, पॉलिसी मेकिंग का जहाँ तक मैटर्स हैं तो पॉलिसी मेकिंग में है, या हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आज जो इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया गया, तो ये आबाद की बड़ी देरीना काविशें थी, एक हमारी कोशिशें थी, और गवर्नमेंट ने इसको पिछले साल जो है एज ए इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। और वो मदर इंडस्ट्री कि जिससे मुंसलिक वो छोटी बड़ी इंडस्ट्री चलती है 70 से ज़ायद, उसको इंडस्ट्री का आज तक दर्जा नहीं दिया गया था। आज अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की तरफ अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक इदारा था, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो लोन्स दिया जो फैसिलिटेट करता था फाइनेंशियल। आज अगर देखें तो जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो बनाई गई हैं स्पेशली ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, तो जितने कमर्शियल बैंक से आज वो हमें चेज़ करते हैं कि जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो या मॉर्गेज फाइनेंसिंग के लिए, वो आज बढ़ चढ़ के आगे काम इसमें कर रहे हैं। सिंध के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स हैं आप समझते हैं जो यहाँ पर नया पाकिस्तान की अम्ब्रेला के अंदर दिखाई देते हैं? एट प्रेजेंट तो अगर हम देखते हैं तो सिंध में नया पाकिस्तान के तहत या अपना घर के तहत जो स्कीम्स दी गई हैं उसमें बहुत कोई खातिर ख्वाह हमें जो है प्रोजेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे।
इसमें जो कुछ प्रपोजल्स जो हैं वो सबमिट हैं ऑलरेडी नैस्पाक में, जिस पे इन प्रोसेस है, उस पे काम किया जा रहा है। बट अगेन कुछ इश्यूज जो हैं वो लैंड आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि फेडरल गवर्नमेंट ये जो कैथेड्रल सर्वे जो एक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के तहत किया जा रहा है, उसमें यही पर्पज़ है कि जहाँ जिस सूबे की या जिस फेडरल की ज़मीनें हैं वो आइडेंटिफाई हों हर सूबे के अंदर, ताकि जिस पे ये नया पाकिस्तान के तहत जो ये प्रोजेक्ट्स किए जा सकें और उस पे जो है मैं समझता हूँ यहाँ पे भी ज़रूरत है। अगर सूबा सिंध में जो मौजूदा हुकूमत है, इनको ज़रूरत है कि वो इस वक्त कराची के आउटस्कर्ट्स में या जो आपके सबर्ब्स के एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है ये स्कीम्स एज अ नई कराची के तौर पे न्यू कराची डेवलपमेंट्स करें। वहाँ पे 50,000 एकड़ 60,000 एकड़ के ऊपर नए शहर बनने की ज़रूरत है, जहाँ पे इस चीज़ की एश्योरेंस दी जाए कि भाई तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ले, और वहाँ तमाम मास्टर प्लान इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप की जाएँ। आपकी मुख्तलिफ जो तबकात हैं उनके हिसाब से हाई प्रोफाइल लो प्रोफाइल जो लोग हमारे हैं उनके हिसाब से वो प्लान किया जाए आबादी, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो, रेजिडेंशियल भी हो, इंडस्ट्रियल भी हो, और एक बाकायदा स्ट्रॉन्ग किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें तमाम ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो देना ज़रूरी है। वरना कराची शहर में जितना आज बर्डन हो रहा है और यहाँ पे जो अप्रूवल्स के मसाइल हैं, हमें जो बिल्डिंग्स के अप्रूवल्स हो रहे हैं नहीं इतनी मुश्किलात जो फेस करनी पड़ रही है। माय क्वेश्चन इज कि एसपीसीए से अब अप्रूवल्स होने की क्या सिचुएशन दिखाई देती है एज कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस? देखिए कंपैरेटिवली अदर प्रोविंसेस की बात अगर करें तो उस लिहाज से तो इस वक्त मुश्किलात भी हैं और प्रोसीजर ऑफ अप्रूवल जो है वो भी बड़ा इस वक्त एट प्रेजेंट स्लो है और तकरीबन ना होने के बराबर है, जिसका सबसे बड़ा जो नुकसान हमें फेस करना पड़ता है वो फेस करना पड़ता है या तो कच्ची आबादियाँ बढ़ती चली जा रही है या दूसरी साइड पे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो बेतहाशा हो रही है। हम बड़े लाउड एंड क्लियर आबाद के प्लेटफॉर्म से ये बात कर रहे हैं कि जो कच्ची आबादियों में या ये पोर्शन के जो लोग काम करने वाले हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ आबाद, कहीं भी वो हमारे आबाद का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनका भी जो है मलबा हमारे ऊपर आता है कि इन कच्ची आबादियों में अनप्लान्ड अनडिज़ाइन किस्म की जो बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं और वो बिल्डिंग्स अपनी जो डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कमज़ोरियाँ होती हैं, वो इलीगल बिल्डिंग होती हैं। उसके गिरने के बाद इल्ज़ाम आता है कि ये बिल्डर माफिया। भाई आपके मीडिया को ज़रूरत है कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि जो आबाद के प्लेटफॉर्म से जो काम लोग कर रहे हैं, लेजिटिमेट लीगल तरीके से जो काम कर रहे हैं, दे आर द पिलर ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आप उनको कहीं से भी वो प्रॉपर रेगुलर बिल्डर्स हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, ना कि जो इररेगुलर जो काम करते हैं उनसे आबाद का या बिल्डर्स कम्युनिटी का कोई ताल्लुक नहीं। तो उस लिहाज से उसको भी समझने की और आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट करने की आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। फयाज ये भी बताइए कि हम देख रहे हैं कराची में खासकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब बूम आने के बाद काफ़ी हद तक कोने कोने की भी प्राइसेस जो कह सकते हैं हम या फिर पूरे शहर की जहाँ तक फैला हुआ है प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई चली गई हैं। अब जो गरीब तबका है उसके हाथों से तो ये चीज़ें निकल गई हैं, तो अब वो क्या करें? देखिए इसके लिए जो ज़रूरत, जैसे मैंने कहा कि एक नए मास्टर प्लान की ज़रूरत है कराची के लिए, जहाँ पे आप उन लोगों के लिए भी आप फैसिलिटेट जो ख़ास तौर पे वही हमारा सबसे बड़ा तबका है जिनकी ज़रूरियात एक छत की है, उनको घर चाहिए, जो उनका ख्वाब है जो आज तक पूरा नहीं हो सका। तो हम समझते हैं कि एज ए बिल्डर कम्युनिटी उन अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए जो 30 लाख 35 लाख इस कीमत के घर बनने चाहिए, आज वो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो उन लोगों को आज एकोमोडेट किया जाए, उनको बाकायदा शेल्टर प्रोवाइड किए, उसी लिहाज से जो है नई स्कीम्स डिज़ाइन की जाए, प्लान किया जाए, बाकायदा एक स्ट्रॉन्ग प्लान हो जहाँ पे सबसे बड़ा आपका एक्सेस पॉइंट हो, रोड नेटवर्क्स हो, ये तमाम यूटिलिटीज सर्विसेज वहाँ पे मौजूद हों जिसके तहत उनकी आबादकारी की जाए वहाँ पे और उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। और ये काम देखिए गवर्नमेंट के अपने काम, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट साइड इनकी काम है, ये काम प्राइवेट सेक्टर का है। वो प्राइवेट सेक्टर को अपने प्लेटफॉर्म पे हमें इनवाइट किया जाए ताकि हम इनको मास्टर प्लान भी दें, हम उनको बताएं कि ये स्कीम्स कहाँ किन एरियाज़ में डेवलप की जा सकती है अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, यहाँ पे ये तमाम चीज़ें उनको हम इनको हेल्प करेंगे इस सिलसिले में, ताकि उस पब्लिक को जो आज तक जो कच्ची आबादियों में रह रहे हैं, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, तो उनके लिए ये सारी कम्युनिटीज़ डेवलप की जाएँ।
एक मास्टर Right. प्लान के तहत। एक मास्टर प्लान के तहत अब जो कि बिल्डर्स की बात हो रही है, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आते हैं और बहुत ज़बरदस्त सी एक मैं आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछती हूँ फयाज़, कोई एडवर्टिजमेंट आता है और बहुत उसमें अट्रैक्शन दी जाती है और अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा क्रिएट की जाती है ताकि पब्लिक जो है वो काफ़ी हद तक उससे मुस्तफ़ीद होने के लिए कोशिशें करने लगती है कि नहीं हम इसके फॉर्म्स ले लें, इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ले लें, रजिस्ट्रेशन की मैनिपुलेशन होती है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स की कीमतें बहुत हाई हो जाती हैं, फिर उसके बाद उनकी जो है वो उसमें एप्लीकेशन दी सबमिट होती है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ऐसे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को भी क्रैक डाउन करना, चाहे वो आबाद के अम्ब्रेला के अंडर ना आते हों, तो इससे भी प्लीज़ ज़रा हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हद तक आप ये देखिए इस सिलसिले में ख़ास तौर पे सिंध में तो एक वाज़ेह पॉलिसी ऑलरेडी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कि अगर आपको अगर एज अ बिल्डर या डेवलपर्स लाइसेंस अगर आपको लेना है तो उसके लिए तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास आबाद की मेंबरशिप होनी चाहिए, ताकि आप आबाद के वंस आप बिकम मेंबर ऑफ आबाद तो एक प्रॉपर एक स्क्रूटनी सिस्टम है, एक वेरीफाई इसको प्रॉपर ऑथेंटिकली उसकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, जिसके तहत जाके आप एक बिल्डर को एज अ हम आबाद में मेंबरशिप दी जाती है और उसके बाद बिल्डर लाइसेंस जो है रेगुलेटर की तरफ से दिया जाता है। तो इस सिलसिले में हमने फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा कि जितने और सूबे हैं वहाँ पे भी आबाद की मेंबरशिप मैंडेटरी की जाए, ताकि जितना एक डाटा नेटवर्क पूरा जितने पूरे पाकिस्तान में ये कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जिस शहरों में ये काम हो रहा है वो एक कलेक्टिवली डाटा हमारे पास भी आए और उसमें अगर कोई इस किस्म के जो इनफॉर्मल तरीके से जो काम करने वाले लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को बदनाम करने का बाइस बनते हैं तो हम उनको भी आइडेंटिफाई कर सकें। Right. और जो अंडर द प्लेटफॉर्म आबाद के काम कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे प्रॉपर एक बाकायदा कानून बना हुआ है कि वो एक लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो बाकायदा अप्रूवल्स लेने के बाद वही बिल्डिंग्स पे वो या प्रोजेक्ट्स हाउसिंग स्कीम पे काम करते हैं। जो आपने कहा कि ऐसे कुछ चंद और ऐसे अनासर जो पैदा हो जाते हैं जो मशरूम ग्रोथ होती है वो एक वक्ती तौर पे अपने फ़ायदे के लिए एज अ बिल्डर डेवलपर के तौर पे तो अगर आ जाते हैं, लेकिन अगर वो आबाद के मेंबर नहीं हैं या उन्होंने अगर डिपार्टमेंट से रेगुलेटर से बिल्डर लाइसेंस नहीं लिया गया तो ये तमाम चीज़ें आबाद की वेबसाइट पे भी मौजूद हैं, SBCA के भी पोर्टल पे चीज़ें मौजूद हैं। हमारे बायर को भी चाहिए कि वो तमाम चीज़ ऑथेंटिकली वेबसाइट पे आबाद की और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का पोर्टल है उस पे जाके वेरीफाई करें कि आया वो आबाद के या बिल्डर लाइसेंस के पास डेवलपर लाइसेंस है या नहीं है, उसके बाद उसमें जाके वो इसमें बुकिंग कराएं ताकि आगे आने वाले नुकसान से वो बच सकें इसमें। राइट। आज तक कितने केसेस ऐसे गुजरे हैं जिसमें आपने बिल्डर्स या डेवलपर्स जिनकी ऐसी कोई एग्जांपल सामने आई हो और उनको क्रैक डाउन किया हो या उनकी मेंबरशिप आपने कैंसिल की हो? कोई ऐसे एग्जांपल्स मौजूद हैं हमारे पास पास्ट में? बिल्कुल हमारे पास मौजूद हैं। आबाद जैसे कि प्लेटफॉर्म हमारा है तमाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, तो हमारी इंटरनल जो है वो कमेटीज़ इस पे काम कर रही होती हैं, जिससे बहुत सारे हमारे पास केसेस आ रहे होते हैं कंप्लेंट्स के हवाले से, कभी हमारे बिल्डर्स के हवाले से, कभी बिल्डर्स के अपने मसाइल होते हैं कि उनकी लैंड्स पे कब्जा हो गया या ये मसाइल आ गए, तो हमारे पास हम ऑलरेडी कंप्लेंट सब कमेटी आबाद में है जो इन मसाइल को रिजॉल्व करते हैं। जो अगर इन थर्ड पार्टी या क्लाइंट के इश्यूज होते हैं हम बिल्डर्स को बाकायदा हम बुलाते हैं और इन मसाइल को रिजॉल्व करते हैं। और कहीं अगर कोई ऐसे हमारे मेंबर्स हैं जो इन चीज़ों को अगर इम्पोर्टेंस नहीं देते या उन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं की जाती तो उनको बाकायदा ब्लैकलिस्ट भी किया जाता है और उनके खिलाफ एक्शन भी लिए जाते हैं और उनको सस्पेंशन नोटिस भी हम आफ्टर दिए 2-3 जाते हैं। कंप्लेंट्स आप उनको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, ऐसा है? अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर देखिए जो 2-3 एक स्टेप्स हैं जिसमें इनको क्लाइंट के साथ जो है रिजॉल्व कराने के लिए इनको जो भी अगर इश्यूज हैं पहले तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि इश्यूज मतलब टुवर्ड्स क्लाइंट की तरफ से हैं या बिल्डर्स की तरफ से हैं। अगर जहाँ पे 1-2 डेलिब्रेशंस होती हैं मीटिंग्स के बाद आफ्टर 3rd-4th मीटिंग में अगर ये मामलात हल हो जाते हैं तो उसमें जो दोनों चीज़ों को एमिकेबली रिजॉल्व कर दिया जाता है। बट वो हमारे अगर मेंबरान जो रिस्पॉन्स नहीं करते, जो मतलब रिस्पॉन्स अगर नहीं होता तो इनको बाकायदा शोकाज नोटिस इशू किया जाता है और अगर उस पर भी कंप्लाइंस नहीं होती तो उनको सस्पेंशन भी, उनकी मेंबरशिप भी सस्पेंड की जाती है। एक बाकायदा एक सिस्टम है, एक निज़ाम के तहत पूरा आबाद उस पर काम करता है
और सेफगार्ड हमारा जो है सबसे ज़्यादा उस एंड यूज़र को या बायर को किया जाता है, क्लाइंट को किया जाता है जिसकी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो होती हैं उन बिल्डर्स डेवलपर्स के पास। राइट, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई बड़ी लैंड होती है और उसके पास इतना मसल नहीं होता कि वो अपना प्रोजेक्ट कर सके, तो बिल्डर्स उनके साथ जो है वो म्यूचुअल प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, लेकिन वो जो ओनर होता है या फर्स्ट ओनर जो होता है उसको आइडेंटिफाई किए बगैर या फिर उसको उसका नाम ज़्यादा एडवर्टाइज किए बगैर वो इस चीज़ को काफ़ी हद तक जो है वो ऑनर कर देते हैं, चीज़ों को काफ़ी हद तक मार्केट कर देते हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं बिल्डर्स के साथ, ऐसे जो कि ओनर्स या फिर ऐसे कोई थर्ड पार्टी के साथ, तो उसमें जो एक बायर है वो क्या करे, वो वेरिफिकेशन कैसे करे? वेरिफिकेशन करता है तो वो किसी और बायर का नाम आता है सामने। देखिए लैंड ओनरशिप तो वो देखिए किसी की भी हो सकती है, एज अ प्राइवेटली अगर लैंडलॉर्ड है या किसी का अपना लैंड बैंक है तो वो उसकी लैंड है। मोस्टली केसेस में तो ये होता है कि एज अ हम बिल्डर या डेवलपर वो लैंड जो है एक जो प्रोसेस अवेलेबल है, प्रोसीजर है, उसके तहत वो परचेज की जाती है। बट अगर कहीं पे इस किस्म के जो वेंचर्स किए जाते हैं, जैसे कि आप जॉइंट वेंचर्स हैं, तो उस वेंचर्स में तो जो बिल्डर या डेवलपर है वही इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करता है एज अपनी गुडविल और क्रेडिबिलिटी के साथ कि वो अपनी तमाम जो इसकी एक्सपर्टीज़ हैं उसके तहत वो तमाम एनओसीज अगेन ली जाती हैं और उसके तहत वो प्रोजेक्ट को लॉन्च करके थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट किया जाता है। तो उसमें जो बिटवीन द बायर, बिटवीन द बिल्डर एंड जो लैंडलॉर्ड है उनके दरमियान की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत वो काम किया जा सकता है। और ये सिर्फ इस शहर या सूबे में नहीं, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इस किस्म की जो है वो काम हो रहा होता है इसमें, और जिसमें तमाम किस्म की जो लीगल रिक्वायरमेंट होती है वो तमाम फुलफिल की जाती है उसमें। राइट सर, मैं चाहूँगी कि आप ट्रांसफ़र का एक जो इजी जो एक हम कहेंगे तरीका कार है वो हमारे व्यूअर्स को बता दें कि किसी के पास किसी के फादर की लैंड होती है और वो ट्रांसफ़र करवाना है तो उसमें कितना टाइम लगता है और उसका क्या प्रोसीजर होता है? देखिए ट्रांसफ़र का तो एक बाकायदा एक फॉर्मेट जो है अवेलेबल होता है कि अगर आपकी फोर फादर्स या आपकी जो लैंड्स अवेलेबल हैं आपकी थ्रू आपकी जो बाय फैमिली बाय रिलेटिव्स, तो उसका तो एक प्रोसीजर अवेलेबल है। अगर आपकी फैमिली में है और अगर उस पर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इट्स ऑल अबाउट कि आपके जिनके नाम पे है हेड ऑफ द फैमिली है वो एक अपनी फैमिली को या तो अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दें। बट इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट और एनी डेथ की सूरत में तो वो फिर तमाम हेयर्स जो होते हैं, लीगल हेयर्स होते हैं, उनके नाम पे वो लैंड ट्रांसफ़र होती है और थ्रू उसमें ट्रांसफ़र होने के बाद अगर वो चाहें किसी एक को अटॉर्नी बना दें पावर के लिए या अदरवाइज वो उस पर खुद काम करना चाहें एज अ ओनर या किसी को सेल आउट करना चाहते हैं तो वो बाकायदा वो सेल की जा सकती है। एग्जैक्टली। और सर ये डिजिटलाइजेशन होने के बाद कितना ईजी हो गया ये सब प्रोसेस? देखिए डिजिटलाइजेशन होने के बाद तो सबसे बड़ा प्रोसीजर, अगर आप लैंड की बात कर रहे हैं तो लैंड का जो करप्शन या इसमें जो मल्टीपल ओनरशिप्स के जो क्लेम्स हैं वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में तो ये क्लियर हो जाएंगे सारे ये। और जो हमारे इसका एक इम्पैक्ट सबसे अच्छा ये है कि हमारी जो कोर्ट्स हैं वहाँ उनका बर्डन कम होगा कि अगर ये वंस ऑथेंटिकेशन के ये ऑथेंटिक जो डाटा पूरा आपका डिजिटलाइज हो जाएगा, जो क्लेम्स आते हैं फिर कोर्ट में जाते हैं तो वहां से भी कोर्ट के केसेस भी टाइम कंज्यूमिंग है सर, वो बहुत ज़्यादा टाइम डिले हो जाता है। एक सिंपल से प्रोसीजर को भी तकरीबन 1 साल का अरसा दरकार होता है, ऐसा है? मैं समझता हूँ 1 साल तो आप बहुत कम अरसा बता रही हैं। हमारे कोर्ट में तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जो कई सालों तक जो है वो चल रहे होते हैं। कहीं पे एविडेंस जो है उसमें टाइम लग रहा होता है, कहीं पे जो प्रोसीजर ऑफ वो तो फिर सर चेंज हो जाएगा, वो तो 20-20 साल के हैं। मैं आपके तवज्जुह से थोड़ा सा आज ये कहना चाहूँगा कि कराची ख़ास तौर पे दुनिया के चौथे पांचवें बड़े शहरों में जिसका शुमार होता है पॉपुलेशन के लिहाज से, तो हम समझते हैं कि जो हमारे माजी में ऑर्डर किए गए हैं इस शहर में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो है बड़े नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। उससे हो ये रहा है कि अगर इस कराची शहर में आज कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन जो मैं समझता हूँ कराची का बुनियादी ज़रूरत है यहाँ की, कि जो अगर हम आउटस्कर्ट्स में जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हमारे इंटरनल उसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसकी बाकायदा फीसेस और इसकी कमर्शलाइजेशन की पेमेंट्स की जाती हैं, उसकी बेटरमेंट के चार्जेस पे किए जाते हैं। तो वहाँ पे हाई राइज जो है वो डेवलपमेंट्स के लिए कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं कि जिसके तहत आज काम नहीं किया जा सकता। तो आपके तवज्जो से मैं कहना चाहूँगा हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी, उनके जजेस साहिबान को भी, कि कराची में जो काम रुके हुए हैं या जो वो कमर्शियल रोड जो डिक्लेयर किए गए हैं थ्रू असेंबली और थ्रू कैबिनेट, उन रोड्स पे के ऊपर बाकायदा फीसेस लाखों नहीं अरबों रुपए में जो ये फीसेस पे की गई हैं और जिसके तहत ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना था,
आज उस तमाम जो है जो कंस्ट्रक्शन है वो उन प्लॉट की उन ज़मीनों पे रोक दी गई है, जिस पे आपकी इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बेतहाशा नुकसान पहुंच रहा है। कराची का इन्वेस्टर, यहाँ का जो काम करने वाला आज दूसरे शहरों में या दूसरे सूबों में जाने के लिए सोच रहा है। जब एक बार यहाँ से इन्वेस्टमेंट चली गई तो दोबारा यहाँ वापस आना मुमकिन नहीं है। और उसमें नुकसान सरासर इस शहर का है कि कच्ची आबादियां बढ़ती जाएंगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी और इस शहर को और मजीद नुकसान पहुंचेगा। तो हम समझते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म से आला अदलिया जो है वो अपने इन ऑर्डर्स के ऊपर रिव्यू करें और इस शहर की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की रौनकें वो दोबारा बहाल करें। रौनकें बहाल होनी चाहिए कराची की। फयाज साहब ये भी बताइए कि सोसाइटीज़ का आपने जिक्र किया तो मैं चाहूँगी ये भी क्वेश्चन पूछ लूँ। कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जो बैंकरप्ट हो जाती हैं, जिन्होंने प्लॉट सेल आउट किए होते हैं, लेकिन अब वो बैंकरप्ट हो गई हैं, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही। जो एक अटॉर्नी, एक अलॉटी है, वो क्या करे? जो उसका प्लॉट है वो चाहता है वहाँ पर रहे, प्लॉट बनाए, अपना घर बनाए, मकान बनाए, लेकिन अब वहाँ पे डेवलपमेंट है ही नहीं और ऊपर से वो बैंकरप्ट भी हो चुकी है, तो वो ऐसा इन्वेस्टर कहाँ जाए? देखिए, ये सारे मसाइल अगर आप बात करें तो ये मसाइल हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ के, जहाँ बहुत सारी हमारी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ इस शहर में या इस इर्द गिर्द में हमारे मौजूद हैं, जहाँ पे उस आज से कोई 40 साल पहले, कोई 50 साल पहले ये सोसाइटीज़ जो हैं उन्होंने मेंबर्स अपने बनाए और उस वक्त उन्होंने फौरी तौर पे वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की। आज अगर हम डेवलपमेंट वो करने जाते हैं उन सोसाइटीज़ को तो उसकी डेवलपमेंट की कॉस्ट भी बेतहाशा बढ़ चुकी है। और दूसरा एक होता है, एक विल आपकी है कि आपकी विल क्या है। उस हवाले से जिस वक्त ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलप हुई थी, आज वहाँ पे उन लोगों को मैं समझता हूँ जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वहाँ बाकायदा दोबारा वहाँ पे उन सोसाइटीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं या उनके जो उनके लोग हैं, उनको वहाँ पे इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उन मेंबरान को वहाँ पे उनकी ज़मीनें दी जाएँ ताकि अपनी वो। ठीक है फयाज साहब, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज़ और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड के पर तोला प्राइस 1,10,400 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 94,700 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर नाउ $1,759.15, ऑयल WTI पर बैरल $71.97, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $75.34। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 197.50, सेलिंग वाज 199.50। यूके पाउंड बाइंग रही 232.50, सेलिंग वाज 235.50। यूएस डॉलर बाइंग रही 169 रुपीज़, सेलिंग वाज 170। चाइनीज युआन बाइंग एट 23.70, सेलिंग वाज 23.85। सऊदी रियाल बाइंग रही 44.65, सेलिंग वाज 45.30। यूएई दिरहम बाइंग एट 46 रुपीज़, सेलिंग वाज 46.50। कुवैती दिनार बाइंग रही 481.50, सेलिंग वाज 484 रुपीज़। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.50, सेलिंग वाज 394.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ गोल्ड प्राइस में आज लोकल मार्केट में गिरावट देखी जाती है। फयाज इलियास साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फयाज, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, हमें प्रोग्राम का हिस्सा बने और बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है आगे, और उम्मीद करते हैं हम जो आज हमने तमाम हम कहेंगे मसाइल का जिक्र किया उनमें काफ़ी हद तक सॉल्यूशंस भी मौजूद थे। तो आई होप कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स भी आपको मिल गए हों, और ख़ासकर जो लैंड के हवाले से, लैंड ग्रैब के हवाले से, करप्शन के हवाले से, और ख़ासकर उन सोसाइटीज़ के हवाले से जो हमारे पास जो बैंकरप्ट हो जाती हैं और उनके ऊपर कोई वे आउट नहीं होता, तो वो भी हमने आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा बनाया। और इसके साथ साथ हमने उन लैंड्स की भी बात की जिनके ऊपर कब्जे हो जाते हैं और उनके क्या सोल्यूशन होते हैं। डिजिटलाइजेशन जो इस्लामाबाद में अभी होती हुई दिखाई दे रही है, कराची, लाहौर और बड़े शहरों की तरफ भी आएगी, तो वहाँ पे भी सक्सेशन के इश्यूज़, कब्ज़ों के इश्यूज़, ये आज के प्रोग्राम में हमने डिटेल डिस्कशन की। और इसके साथ साथ ओवरऑल कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल बात की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।